नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवॉर में हुई फायरिंग और हत्या की वारदात से पूरी राजधानी सख्ते में है। हालांकि इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन कोर्ट परिसर में गैंगवॉर की घटना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। इस वारदात ने एक बार फिर से अदालतों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की सक्रियता के साथ साथ मेटल डिटेक्टर्स की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा दिया। कैसे भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर्स को धता बताते हुए अपराधी आसानी से कोर्ट परिसर में हथियार अंदर लेकर चले गए। आखिर सुरक्षा में खामी या चूक हुई कहां? क्योंकि कोर्ट परिसर में ऐसी चूक कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही राजधानी में गैंगवॉर की बढ़ती वारदातें आम लोगों की सुरक्षा पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में बीते रोज दिन दहाड़े गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी की हत्या कर दी गई। कोर्ट परिसर में सत्याकांड के बाद जेल अधिकारियों ने गैंगवॉर की आशंका जताई, इसलिए तिहाड़ जेल, मंडौली जेल और रोहिणी जेल समेत दिल्ली की सभी जेलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। अधिकारियों के मुताबिक गोगी तिहाड़ जेल में बंद था और उसका राइवल गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया मंडोली जेल में है, इसलिए इन जेलों को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया। दोनों गिरोह के कई बदमाश और शार्प शूटर भी रोहिणी जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के मुताबिक हमलावरों की पहचान राहुल त्यागी और जगदीप के रूप में हुई और दोनों को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि गोलीबारी के दौरान कोई नागरिक या अदालत का कर्मचारी घायल नहीं हुआ। वहीं दिल्ली पुलिस ने कल कोर्ट रूम में गैंगस्टर गोगी पर हुई गोलीबारी के मद्देनजर आज रोहिणी कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखे हुए है। राजधानी दिल्ली के किसी कोर्ट परिसर में गैंगवार या हमले की साजिश का एक कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है या देने की कोशिश की गई है। आइए आपको बताते हैं। तो रोहिणी कोर्ट में साल 2015 में भी इसी तरह का एक हमला किया गया था। आपको बता दें कि हमलावर ने जज के सामने अपने दुश्मन को गोली मार दी थी। रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा पर उस वक्त भी गंभीर सवाल उठे थे। वहीं अगर दिल्ली जिला अदालत की बात की जाए तो 2011 में सज्जन कुमार के खिलाफ एक साजिश रची गई थी। पेशी के दौरान उनको मारने की यह साजिश थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में वक्त रहते कार्रवाई की थी और खालिस्तानी गैंग के आतंकियों को आरडीएक्स के साथ अंबाला से गिरफ्तार किया गया था। तो रोहिणी कोर्ट में गैंगवार के तहत हुई फायरिंग और हत्या मामले में इस मामले ने सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े कर दिए। क्या है सवाल, हम आपको बता दें। दरअसल सवाल ये कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। रोहिणी कोर्ट, गैंगवार, दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ साथ कोर्ट परिसर में फायरिंग देश की अस्मिता से खिलवाड़, क्योंकि दिल्ली में इस फायरिंग की गूंज बीजिंग और इस्लामाबाद तक हुई है। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या दिल्ली एलआईयू के पास हमले का इनपुट नहीं था? कोर्ट सुरक्षा और पुलिस के बीच क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता? क्या एलआईयू इस मामले में सक्रिय नहीं थी? कई ऐसे सवाल हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी गंभीर हैं। कोर्ट सुरक्षा कर्मी और दिल्ली पुलिस से क्या सवाल जवाब नहीं होना चाहिए? तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पृथ्वीराज जी हैं, एक्स डीजीपी, और ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। पृथ्वीराज जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। दिल्ली में बीते रोज जो हुआ, रोहिणी कोर्ट में जिस तरह से गैंग वॉर, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हालांकि इस मामले में जो दोनों हमलावर थे उन्हें पुलिस ने ढेर कर दिया, लेकिन इस तरह की घटनाओं को देखकर, इस तरह की वारदातों को देखकर क्या सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े नहीं होते? देखिए, इस देश के अंदर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली है, जिसका कि पुलिस और जुडिशरी यानी कि हमारे न्यायालय एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। ये
मेरा ये मानना है, और जिस तबके से मैं आता हूँ, दलित तबके से, उन सब ज्यादातर बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि इस तंत्र को जानबूझकर सभी पार्टियां, सभी जो जिनके हाथ में सत्ता है, उसको जानबूझकर कमजोर रखना चाहते हैं इस देश के अंदर। जी और ये कोर्ट परिसर में होने वाली गैंगवार की पहली घटना नहीं है, ना ही ये कोई आखिरी घटना होगी। जी ये घटनाएं होती रही हैं और ये होती रहेंगी। और अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस अब पहली बार थोड़ी कटघरे में खड़ी हुई है। जी दिल्ली पुलिस जब से ये वर्तमान भाजपा की सरकार आई है, कटघरे में ही खड़ी है। जेएनयू के कितनी घटनाएं हुई, और जो यहाँ पर दंगे हुए दिल्ली में, जिसमें कि दोनों दोनों हिंदू मुसलमान इनोसेंट नागरिक मारे गए, दोनों तरफ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, गरीब लोगों की दुकानें जला दी गई। उसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका पर कोर्ट ने स्वयं बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आपका जो इतना बड़ा अनप्रोफेशनल कंडक्ट है इस इन्वेस्टिगेशन में, और जिन लोगों को आपको अपना अभियुक्त बनाकर कोर्ट में पेश करना चाहिए था, उसको आप बना नहीं पाए हैं। आपने एविडेंस ठीक ढंग से इकट्ठी नहीं की है। गलत लोगों को जेल में डाला हुआ है जिनका कोई इन दंगों से संबंध ही नहीं है। तो ये सारी बातें इस बात को दर्शाती हैं कि हमारा जो पुलिस तंत्र, एक मिनट सुन लीजिए, हमारा जो मैं दिल्ली पुलिस की केवल बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पूरे देश का जो पुलिस तंत्र है, ये इसको अनप्रोफेशनलिज्म की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। गैर पेशेवराना पुलिस इस देश में क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जिसका किसी गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। और आपने देखा ही है कि मजबूर लोगों को किस प्रकार तंग किया जाता है देश में। अभी हाल ही में कुछ लड़कियों को मध्य प्रदेश में इसलिए नंगा घुमाया गया गांव में कि वहां पे बरसात नहीं हो रही थी। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों के खिलाफ। इसी प्रकार एक एक आदमी को पकड़ के 4-4, 5-5 आदमी पिटाई कर देते हैं, मार देते हैं, तो ये और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये अनप्रोफेशनल कंडक्ट की तरफ जो पुलिस तंत्र को, आपराधिक न्याय प्रणाली को ले जाया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर बिल्कुल जैसे कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में प्रोफेशनल पुलिस तंत्र, आपराधिक न्याय प्रणाली हो, ताकि जो सबसे हाशिए पर लोग खड़े हैं, गरीब आदमी खड़े हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको पूरी तरह से जो है इस देश के अंदर इंसाफ मिले। जो कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी जो इस तरह के अनप्रोफेशनल लोग हैं, भ्रष्टाचार से संलिप्त लोग हैं, देना नहीं चाहते हैं। बस मेरा यही कहना। जी पृथ्वीराज जी, में चूंकि देखिए जो आपका जवाब था उसमें काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल मुझे लगा। मैं बतौर एक पूर्व पुलिस अधिकारी आपसे पूछना चाहूंगा, आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए देश की राजधानी दिल्ली, अगर यहां पर अदालत परिसर में कुछ ऐसा होता है तो उसकी गूंज आसपास के देशों में भी सुनाई देती है। बीजिंग, इस्लामाबाद तक उसकी गूंज जो है सुनाई देती है। और दिल्ली पुलिस, जेल सुरक्षा, माफ कीजिएगा, कोर्ट सुरक्षा कर्मी, क्या इनके बीच का कोऑर्डिनेशन लैप्स है? आखिर क्यों इतनी आसानी से ये गैंगस्टर अदालत परिसर में हथियार लेकर पहुंच जाते हैं, जबकि वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, अत्याधुनिक तकनीक जो है वो लगी हुई है, मेटल डिटेक्टर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा लैप्स कैसे? तो मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर हमारा पुलिस तंत्र या हमारी जुडिशरी प्रोफेशनल हो तो फिर इस तरह की लैप्सेस हो नहीं सकती ना। इंटेलिजेंस फेलियर और सुरक्षा में चूक, और जबकि पता है कि भाई ये पहले भी इस तरह की वारदातें जो है कोर्ट के परिसरों में ये लोग कर चुके हैं। पीलू गैंग है, गोगी गैंग है, कई गैंग चल रहे हैं यहाँ गुड़गांव और एनसीआर में, ये कई बार इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। तो अगर हमारा पुलिस तंत्र प्रोफेशनल होता तो पहले से एडवांस में जो है वो इंटेलिजेंस इनके पास होती, उसकी तैयारी होती, और इससे पहले कि वो कोई वारदात करते उससे पहले उनको दबोच लिया जाता, उनके हथियार जो है वो कब्जे में ले लिए जाते। लेकिन पुलिस तो कुछ और ही कामों में लगी हुई है ना, अनप्रोफेशनल कामों में लगी हुई है, और उनका नागरिक सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, या न्यायालय के परिसर की सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का यही है ओवरऑल कि जब तक हम अपने देश की पुलिस तंत्र को, आपराधिक न्याय प्रणाली को, प्रशासन को
प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे, पेशे वाराना अंदाज में उसको ट्रेन नहीं करेंगे, जी। रिक्रूटमेंट सही नहीं होगी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश नहीं होगी, तो आम आदमी को, मुझे या आपको भी, अब तो मैं रिटायर्ड हूं, इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है ऐसे। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास कुछ और सवालों के साथ, ऋषिपाल सिंह जी को भी जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रणबीर हमारे साथ हैं। रणबीर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। त्यागी साहब, ये सभी जो भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं देश में, इनके लिए हमारी राजनीति सबसे बड़ी जिम्मेवार है। जी। क्योंकि हमारी राजनीति में सभी अपना वर्चस्व रखते हैं और वर्चस्व को कायम रखने के लिए पुलिस को तलाशी देना भी मुनासिब नहीं समझते। अभी जैसे सपोज किया, मान लिया हमारे ऋषिपाल जी ही हैं, अगर मैं इनकी 2 दिन कंटिन्यू तलाशी ले लूंगा तो ये अगले दिन मुझे बदले शब्द के साथ में बातचीत करें कि क्या कल आपने मेरे से पूछा नहीं था, आप मेरे को जानते नहीं, मैं पुराने मंत्री का फोन करा देता हूँ, तो पुलिस वाला क्या करेगा? अपना मुंह लेकर रह जाएगा। दूसरी बात, डीजीपी साहब खुद कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये पुलिस कहाँ है? पुलिस तो हमारे नेताओं के बच्चों को खिलाने में, इनकी चमचारी करने में लगी रहती है, अपनी ड्यूटी का जिम्मेदारी पर नहीं है पुलिस। ये हमारी राजनीति ही इसकी जिम्मेदार है, और तब तक इन राजनेताओं की चमचागिरी रहेगी, इनके हाथ में डोर रहेगी देश की, तब तक देश में ऐसे ही होता रहेगा। ये मेरे कड़वे शब्द इनको जरूर चुभेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देख लीजिए, एक सिवाय आर्मी को छोड़कर किस डिपार्टमेंट में पेंशन छोटी है, और ये देश के लुटेरे सब पेंशन ले रहे, पेंशन ले रहे, ठोकर ले रहे और अन्य फैसिलिटियां ले रहे। ये कहाँ से पैदा हुए थे? कहाँ से ये और पैदा हुए, वहीं से पैदा हुए थे, लेकिन इनको बात क्यों है? जनता के लिए कानून बनाते थे, पहले अपने लिए बनाओ। चलिए ठीक है रणबीर जी, अपना सवाल पूछने के लिए, अपनी बात कहने के लिए खबरफास्ट पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषिपाल सिंह जी, जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह की वारदात हुई, उसके बाद कई तरह के लोगों ने कई बातें कही हैं। एक वर्ग ये भी कह रहा है कि भाई कोर्ट परिसर में, अदालत परिसरों में जिस तरह से वकीलों की मनमानी चलती है, उसके सामने पुलिस कुछ नहीं कर पाती। वकील अपनी मनमानी करते हैं, तलाशी नहीं लेने देते, कंडक्ट फॉलो नहीं करने देते। क्या इस तरह का माहौल भी एक अनप्रोफेशनलिज्म क्रिएट करता है और नौबत इस तरह की वारदातों के रूप में सामने आती है? देखिए, मैं इस बात को पूरी तरीके से गलत मानता हूँ, ये सही नहीं है जी। अगर आप जाके देखें, हाई कोर्ट में जाके देखें, सुप्रीम कोर्ट में जाके देखें, वहाँ जितने भी एडवोकेट होते हैं जब एंट्री करते हैं तो प्रॉपर तरीके से उनकी तलाशी होती है, प्रॉपर तरीके से आई कार्ड दिखाया जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये जिम्मेदारी की बात है, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये प्रशासन को, जैसे अभी डीजीपी साहब ने कहा कि जो पुलिस है, पुलिस को प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को करना चाहिए। हर गेट के ऊपर, मैं रोहिणी कोर्ट के सामने ही रहता हूँ और कहीं दूर नहीं रहता हूँ, और इतने सालों से मैं जान रहा हूँ कि आज भी आपने देखा वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद जो व्यवस्था पहले थी वो वही की वही हो जाएगी। पुलिस कर्मी भी है, मेटल डिटेक्टर भी है, लेकिन काम नहीं हो रहा। पुलिस को की जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदारी दी गई है वो काम करे। अभी मेरे जो आपके कॉलर थे उन्होंने कहा कि कोई पुलिस जो वकील है कल को वो भी ऐतराज करेंगे, लेकिन ये अगर मान लीजिए 1000 वकील आते हैं, उसमें 1, 2, 3 वकील ऐतराज करते हैं तो उसकी शिकायत हो सकती है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने वकील अगर काम कर रहे हैं तो आप उनकी बात ही नहीं सुने। सुरक्षा एक जिम्मेदारी है जिसको प्रशासन को पूर्ण रूप से पूरा करना है। प्रशासनिक वहाँ पे पुलिस अधिकारी भी है, सब लोग हैं, लेकिन अपने कार्य को ढंग से नहीं करते। तो कार्य करना है, जो वकील वहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी आज हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज स्ट्राइक कॉल करी, पूरी दिल्ली के अंदर जितनी जिला अदालत थी सब में स्ट्राइक थी कि सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी सुरक्षा, वो स्टेक पे है। हम हमेशा उस कोर्ट में रहते हैं जहाँ पे अपराधियों का लगातार आना जाना रहता है जी। हम लोग हैं, कोर्ट स्टाफ है, जज है, तो इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग ही आगे आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाए। और कोई भी जो वकील है, जो वकील हमारी बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल है, कभी भी इन नियमों को मानने से इनकार नहीं करते, क्योंकि ये नियम हमें मालूम है, नियम हमारी सुरक्षा के लिए। ऋषिपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई जवाबदेही तय होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए सवाल। अभी दोनों गैंगस्टर्स को, दोनों हमलावरों को ढेर करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वो हथियार लेकर कोर्ट परिसर में घुसे कैसे, इस पर भी तो जवाबदेही तय हो। दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जाए, पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से सवाल पूछा जाए।
मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, रोहिणी कोर्ट का बता, रोहिणी कोर्ट के अंदर भी मेटल डिटेक्टर की कई मशीनें जो है मैंने देखी है जो खराब पड़ी है, जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बहुत दिन से धूल चढ़ी थी, और आज उनको सफाई होते हुए मैंने देखा है कि मेटल डिटेक्टर की मशीन आज सफाई हो रही थी जी। बहुत दिन से हम देख रहे थे। व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा चुकी है। जो प्रशासन है, जो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, जो चेक करना है, सच्चाई बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे जितनी आवश्यकता है वो नहीं होती है। जी ऋषिपाल जी, जो आपने जिक्र किया कि आज मेटल डिटेक्टर्स की सफाई हो रही थी, कहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिकली आप बता पाए तो? जी, जो आपने जिक्र किया कि आज आपने देखा कि किस तरह से मेटल डिटेक्टर्स को साफ किया जा रहा था, आज उस पर चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, ये स्पेसिफिकली किस जगह की आप बात कर रहे हैं, अगर आप समझा पाए, बता पाए? जी, रोहिणी कोर्ट की बात कर रहा हूँ। रोहिणी कोर्ट में देखा है कि अब जब से डबल लेयर, ट्रिपल लेयर जो सुरक्षा बढ़ा दी, आप सोचिए, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या ऐसा होगा कि अपराधी ने जो अपराध किया है वो अगले दिन आके उसी तरह से अपराध करेगा, उसी तरह से गाड़ी में आएगा। आज गाड़ी चेक हो रही है, आज डबल सुरक्षा, ट्रिपल सुरक्षा। ये सुरक्षा एक नियम के रूप में हमेशा लागू क्यों नहीं होती? अगर ये सुरक्षा हमेशा नियम के रूप में लागू रहेगी तो अपराधी अपराध कर ही नहीं पाएंगे। अपराध होने के बाद 2 दिन तक, 4 दिन तक, 6 दिन तक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर उसमें ढील हो जाती है। तो सुरक्षा एक जिम्मेदारी है जिसको प्रशासन को पूरी करनी है, तो विशेष तौर पर वकीलों को सुरक्षा देनी है। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ सागर चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। सागर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। पृथ्वीराज जी, जैसा कह रहे हैं ऋषिपाल जी, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ी चरमराई हुई है। और दूसरा एक और मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि आगे बगाहे लोग कह ही देते हैं, क्या कोई पुलिस सेटअप भी इसके पीछे था कि इस तरह की जो वारदात होती हैं? क्योंकि ये केवल गैंगस्टर से जुड़ा मामला नहीं है, ये राजधानी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की घटना होगी तो कैसे हम ये समझेंगे कि आम लोग यहां पर सुरक्षित हैं, दिल्ली वासी सुरक्षित हैं? और दिल्ली की घटना एक बड़ा मैसेज छोड़ती है, जैसे मैंने पहले कहा। ये बात आपकी सही है कि दिल्ली हमारे देश का दिल है और हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी इस तरह की सुरक्षा में चूक होती है तो ना केवल उसकी आवाज, जैसा कि आपने सही कहा, बीजिंग तक जाती है या इस्लामाबाद तक जाती है, उसकी आवाज जो है पूरी दुनिया में जाती है कि भाई जिस देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है वहां पर इस तरह की गैंगवार के अंतर्गत सरेआम कोर्ट परिसर में फायरिंग हो जाए, लोगों का हत्या हो जाए और फिर गैंगस्टर्स भी मारे जाएं, तो ये क्या, ये मतलब कोई जंगल राज है इस देश के अंदर, क्या है? तो मेरा मतलब कहने का फिर वही बात घूम फिर के आती है कि मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, इसमें सभी पार्टियां जिम्मेवार हैं, जो जहां पर सत्ता में होती हैं, वे सभी पार्टियां पुलिस तंत्र को और न्यायिक तंत्र को चूंकि पृथ्वीराज जी, क्योंकि अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है, तो क्या दिल्ली पुलिस से भी इस मामले में छानबीन होनी चाहिए, सवाल जवाब होना चाहिए? सीबीआई का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसे मामलों में? जी, कितने लोगों को सजा आज तक दिलवाई है, कितने लोग जेलों में बंद हैं, कितने लोगों को फांसी लगवाई है? तो ये तो एक ध्यान बांटने वाली बात है कि सीबीआई को दे दिया केस। भाई, आप जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, आपको पता है संविधान में, और ये स्टेट की जिम्मेवारी है, तो स्टेट की पुलिस को आप प्रोफेशनल क्यों नहीं बनाते? जी, ऐसा लगना चाहिए हर नागरिक को कि जब मैं थाने में जाऊंगा, मुझे किसी एमएलए से, किसी सरपंच से या किसी नेता से फोन नहीं करवाना पड़ेगा अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आज की तारीख में बिना फोन किए या बिना पुलिस की हथेली गर्म किए जो है एफआईआर भी गरीब आदमी की दर्ज नहीं होती जी। और जो गिरफ्तारियां होती है इनोसेंट लोगों की, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, माननीय अधिवक्ता साहब यहाँ पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जब किसी आदमी को गिरफ्तार करना है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस ली जाएंगी, कॉशंस ली जाएंगी पुलिस द्वारा। कोई कॉशन नहीं ली जाती, गरीब आदमी को उठा के ऐसे ही जेल में डाल देते हैं, मार पीट के छोड़ देते हैं, कोई मेडिकल नहीं कराते, ना पहले ना बाद में। तो ये सारा का सारा अनप्रोफेशनल कंडक्ट है पुलिस का। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इस देश के अंदर इतनी गरीबी है, इतनी बदहाली है, लोग मजलूम हैं,
दबे कुचले हैं, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? चलिए, मैं तो इस बात में ये ठीक अपनी है, बात ठीक करना है। चाहता हूँ। ऋषिपाल सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लें हम। ईश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईश्वर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। सवाल तो ये, मैं घटना जो देख रहा हूँ दिल्ली रोहिणी कोर्ट में जो हुई है कल, जी बहुत ही शर्मनाक और दुखदाई है। जी एक दिल्ली जो हमारे देश की कैपिटल है, राजधानी के अंदर, जहाँ सारा हमारा प्रशासन, सारा मंत्रालय, सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारा देश का कंट्रोल वहां से होता है। वहां पर एक कोर्ट के अंदर एक माननीय न्यायाधीश महोदय के सम्मुख इस तरह से फायरिंग होती है और मर्डर होते हैं, तो आम आदमी का देश के अंदर सुरक्षा के बारे में सोचना ही, मैं लगता हूँ, बेमानी है। जी मुझे लगता है ऐसा कि किस प्रकार का ये वहाँ प्रशासन है, क्या उनका ड्यूटी थी। बाहर जो लोग, जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, अन्य कर्मचारी हैं, एक इतना बड़ा जो हमारा न्यायालय है उसके सम्मुख ही, उसके अंदर ही काम हो जाए, तो आम जनता के बारे में हम क्या सोच सकते हैं? ठीक तो है। बड़ा ही इसमें मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ जी। चलिए, तो ये साफ तौर पर बहुत ही बड़ी दुख की बात है। शर्मनाक ये घटना है, जिस तरह से रोहिणी कोर्ट परिसर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर आपका अपनी बात कहने के लिए। ऋषिपाल जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, बोलिए। जी, मैं आपकी अभी डीजीपी साहब भी जैसे बता रहे थे कि प्रोफेशनल की बात बता रहे थे, जी कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। जब से कोरोना की जो ये लहर आई है हमारे देश के अंदर, तो जितने भी कोर्ट है, स्पेशल दिल्ली के जो कोर्ट है, वो सारी की सारी वीसी के थ्रू वर्क किया। जी पूरा 1 साल से ज्यादा वीसी के थ्रू वर्क हुआ। तो ऐसे अपराधी जो खूंखार अपराधी है, उनको कोर्ट में लेके आने की आवश्यकता क्या है? जी आप उनको वीसी के थ्रू कोर्ट से, जेल से अपील करा सकते हैं। जी। जो इतना बड़ा जो अमली जामा और इतने लोग होते हैं, पूरा अमला होता है, 50 आदमी उनको लेके आते हैं, कोर्ट के अंदर पेश करते हैं, एक गाड़ी के अंदर उनको लेके जाते हैं। तो जो ऑलरेडी इसके अलावा जितने एक्यूज हैं, उन एक्यूज को, लोगों को वीसी के थ्रू अपेयर कराया जा रहा है, तो हम ऐसी नई तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ऐसा कारण क्या है कि हम लोग अपराधी कोर्ट के अंदर आए, उसकी व्यवस्था बने, 150 पुलिसकर्मी उसमें इंगेज हो? क्या आवश्यकता है इन सब चीज के लिए? जी तो ये सोचने की आवश्यकता है कि हमें सुरक्षा को एक ऐसी जिम्मेदारी से लेना है, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व है, प्रशासन भी है, कोर्ट की जो डीजे है, जो कोर्ट व्यवस्था वो भी है, पुलिस भी है। पुलिस भी कहे जज साहब को, भाई ऐसे लोगों को, जो हाई प्रोफाइल जो अपराधी हैं, ऐसे लोगों को ना बुलाया जाए कोर्ट के अंदर और वीसी के थ्रू अपेयर कराया जाए, तो ये सब चीज हो सकती है। अगर हम सोचें कि इन सब चीजों की घटना दोबारा ना हो, या ऐसे अपराधियों पर इतना पैसा खर्च होता है, ऐसे अपराधियों को लाने में इतने जोखिम होता है और लोगों का, तो हम चाहें तो उनमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो जरूरी है वो इच्छा शक्ति है, और वो ऐसा मैकेनिज्म है जो पुलिस और जो कोर्ट प्रशासन है मिलकर करे, वो बहुत जरूरी है। जी ऋषिपाल जी, बात जो आपने कही कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्यों हम इस तरह के खूंखार अपराधियों की पेशी नहीं कराते, मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर ये बातें सुनी जाती हैं और आप ज़्यादा इससे वाकिफ भी होंगे। आमतौर पर ये कहा जाता है कि गैंगस्टर फलाना जेल से ही पूरा गैंग अपना चला रहे हैं, पूरा गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी बढ़ा दी जाएगी तो इन व्यवस्थाओं में ये क्यों ना माना जाए कि ये तो और आसानी गैंगस्टर के लिए हो जाएगी? नहीं, ऐसा है कि अब इस समय भी दिल्ली कोर्ट के अंदर एक दिन इस समय एज ऑन डेट, एक दिन वीसी होती है, एक दिन फिजिकल होता है। तो जिस दिन वीसी होती है, जितने भी अपराधी होते हैं, कोर्ट के अंदर एक रूम होता है, वीसी रूम होता है, वहां पे अपराधी को खड़ा किया जाता है और एक तरफ से जैसा भी हो कोर्ट से ज्वाइन करते हैं उनको जी। तो केवल उनकी पेशी होनी होती है, तो वो ऑलरेडी उनके वो वीसी के थ्रू हो सकती है, वो लोग कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वीसी के थ्रू ये सब चीज चल रही है। तो हम अब जो तकनीक जब तक आ रही है हमारे पास, जब तक हम तकनीकों को सहारा नहीं लेंगे, तो हम इन सब चीजों में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। जी। अगर ऐसे एक अपराधी को लेने के लिए 50-50 पुलिस वाले उससे एंगेज होंगे, तो पुलिस कैसे सुरक्षा देगी? पुलिस इन सब चीज में एंगेज रहेगी। बिल्कुल ऋषिपाल जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इन व्यवस्थाओं में मैं ये बात कर रहा था कि जब जेलों में अपराधियों तक मोबाइल फोन और तमाम तरह की चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो जिस तरह से आपने व्यवस्था बदलने की बात कही, उसमें मैं ये एक प्रश्न उठा रहा था कि क्या वो व्यवस्थाएं अपराधियों तक उनके फायदे के लिए नहीं पहुंचेंगी क्या? खैर, मैं वापस लौटूंगा। ऋषिपाल जी, जो व्यवस्था बदलने की बात, क्योंकि देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसे खुखार अपराधियों की पेशी हो, इस तरह की एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ये बात कह रहे हैं ऋषिपाल जी। क्या सिस्टम इसके लिए तैयार है? क्या एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के साथ इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है? क्या इस कंडीशन में फिलहाल देश है क्या?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आवश्यक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आवश्यकता आविष्कार की चल रही है जी इस समय हमें आवश्यकता है कि हम ये इस व्यवस्था को अपनाएं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ऑलरेडी इस समय भी बहुत सारी कोर्टों में जो अपराधी हैं वीसी के थ्रू उनको अपेयर कराया जा रहा है। जी ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, जी कराया जा रहा है उनको। बस ये व्यवस्था है कि हम जितने बाकी और अपराधी हैं, अगर हाई प्रोफाइल उनको मान लेते हैं तो उनको भी कराया जा सकता है। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ना कोई अनोखी बात है। ये ऑलरेडी मैं भी रोज कोर्ट में अपेयर होता हूँ, एज ए एडवोकेट अपेयर होता हूँ। मैं एक तरफ से अपेयर होता हूँ, एक तरफ से जज साहब होते हैं और जेल से मुलजिम को पेश कराया जाता है। जी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ठीक हम है। कराएं तो बहुत आसानी से हो सकता है। जी पृथ्वीराज जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। क्या पुलिस व्यवस्थाएं जिस तरह से चल रही हैं, मौजूदा व्यवस्थाओं के बीच इस तरह का एक अमेंडमेंट सिस्टम के अंदर क्या लागू किया जा सकता है? क्या सिस्टम इसके लिए तैयार है, व्यवस्थाएं इसके लिए तैयार हैं, पॉलिटिकल एक जो विल पावर है वो इसके लिए तैयार है? मैं बिल्कुल ऋषिपाल जी की बात से सहमत हूं कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का अपराधों की रोकथाम के लिए और अपराधों की इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो उसके बाद जो पैरवी होती है, जिस तरह की अब ये आज घटना हुई है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कोर्ट में हम फिजिकली पेश करते हैं, तो इन सभी चीजों में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। जी लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में जितने भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस व्यवस्था है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था है, चाहे एजुकेशन है, कोई भी है, हमारे देश की जो सरकारी तंत्र है, जिसमें कि प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन है, न्यायालय, उनकी जो टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने की स्पीड जो है वो सबसे पीछे होती है। जी इतनी देर में दुनिया हमारे से 100 कदम आगे निकल जाती है और उस टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश हम करते हैं, और फिर जो पर्दे के पीछे जो जिस प्रकार की जो सौदेबाजियां होती है, उस टेक्नोलॉजी, घटिया टेक्नोलॉजी को पुलिस प्रशासन को देने की या किसी और तंत्र को देने की, उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक CCTNS नाम का एक प्रोजेक्ट है, जी क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। जी तो मैं भी उसका हेड रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में। जी तो वो इतनी धीमी गति से, कछुआ चाल की गति से चलता रहा, कि जब तक वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसमें नई से नई और टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया में। जी तो ये सारा का सारा, इसमें ये भी देखने की जरूरत है, क्या इसमें कोई साजिश होती है, या इतने हम धीमे क्यों है हर चीज में, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने में सबसे पीछे क्यों रहते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए मैं फिर उसी बात पे वापस आना चाहूंगा कि ये जो सारा पुलिस तंत्र, आपराधिक न्याय प्रणाली, ये गरीब आदमी, आम आदमी के लिए बना हुआ है। जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो तो न्याय खरीद लेते हैं, जी बड़े से बड़ा वकील भी कर लेंगे, पुलिस को भी टैकल कर लेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी, जिसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, उसके लिए तो सिस्टम ही काम आएगा ना। चलिए ठीक जब है। पक्का सिस्टम होगा, जब एक और इसमें माफ करना त्यागी जी, इसमें मैं आपको भी इसी में ही मानता हूँ, गरीब आदमी में ही। जी जिस दिन आपके साथ कोई घटना होगी, आप भी ऐसे ही तड़पते हुए नजर आएंगे। जी तो इसलिए मैं हर अपने मीडिया वाले भाई से, चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, रिटायर्ड आदमी है, कोई दलित है, पिछड़ा है, गरीब आदमी, किसी भी जाति का हो चाहे वो, जी उन सब के लिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ इस सरकार से, और या जो उसके बाद सरकार आएगी, या उससे जो पहले आई है, या जो राज्यों में सरकारें हैं, कि इस भगवान के लिए, परमात्मा के लिए इस पुलिस तंत्र को जो है जी। मजबूत कर दीजिए। जाहिर तौर पर ताकि पुलिस तंत्र आम को आदमी मजबूत करने की जरूरत है, और जो तकनीक है उसको और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की वारदातों से बचा जा सके और गैंगस्टर्स का जो ये सिक्योरिटी ब्रेक प्लान है, इस पर अंकुश लगाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरफास्ट को अपना समय देने के लिए। ऋषिपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकालकर खबरफास्ट के साथ जुड़े। तो सवाल कई उठ रहे हैं रोहिणी कोर्ट परिसर में गैंगवॉर में हुई हत्याकांड से। सवाल ये कि आखिर गैंगस्टर्स कैसे कोर्ट परिसर तक की सुरक्षा को धता बता रहे हैं? आखिर क्या इसके पीछे कोई सेटअप है? कैसे अपराधी इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो पाते हैं? फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की जांच के बाद ही पूरे मामले के सच से पर्दा उठ पाएगा। सवाल आपका में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन खबरफास्ट पर खबरें जारी।